हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। और हम सभी आज जो है सिटिंग अरेंजमेंट ये नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग में सी सेट 2024 के इस सीरीज में। और लीनियर अरेंजमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, पहला पार्ट है इस चैप्टर का। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मतलब ये सारी चीजें अच्छे से समझ में जरूर आएंगी इस लेसन में। साथ ही साथ पिछली क्लास में हम लोगों ने सीरीज के पीवाईक्यूज कवर किए थे। यस, सीरीज के 2013 से लेके 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हम सभी ने कवर किए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक ये लेसन नहीं देखा है तो ये आई बटन पे अभी लिंक आ रहा होगा, इस पे क्लिक करिएगा और तुरंत इस सेशन को भी देख लीजिएगा, लेकिन इस सेशन के बाद। ठीक है, तो ये काम जरूर करना है, आपको देखना है लेकिन इस सेशन के बाद देखना है। और इस सेशन में अभी हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर अरेंजमेंट के सवाल करेंगे। देखिए, सवाल हम डायरेक्ट यहां पे करेंगे क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में ज्यादा कुछ है नहीं जो हमें समझना है सबसे पहले। और जो बातें हमें बेसिक बेसिक ध्यान में रखनी है वो मैं सभी आपको यहाँ पे बता देता हूं एक बार में, ताकि थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको लग जाए। तो जैसे कि अगर लीनियर अरेंजमेंट की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लीनियर अरेंजमेंट के बारे में ही मैं आपको बता देता हूं। और सर्कुलर अरेंजमेंट का कल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। तो लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन सेंस पता होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि कुछ 5 6 7 8 लोग जो है वो आपके बैठे हुए होते हैं। ठीक है, मान लो ये 6 लोग बैठे हुए हैं। अब या तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठेंगे, मतलब ऊपर की तरफ। अब नॉर्थ डायरेक्शन में जब फेस करेंगे तो जो मेरा लेफ्ट है वही इनका लेफ्ट होगा, जो मेरा राइट है वही इनका राइट होगा। भाई जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखो, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं मेरे सामने, तो मेरे सामने भी ये वाली डायरेक्शन अभी नॉर्थ ही है। ठीक है, ऊपर वाली डायरेक्शन क्या है मेरी, नॉर्थ है। तो जो मेरा लेफ्ट होगा वही इनका लेफ्ट होगा, और जो मेरा राइट होगा वही इनका भी राइट होगा। ठीक है, तो जब सवाल में ये बोले कि ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी अगर यहां पर है तो ए यहां पे आ जाएगा। ठीक है, सेकंड टू द राइट ऑफ बी, इस तरीके से। और अगर बोल रहा है कि सी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो सी इज सिटिंग थर्ड, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे, ये जो है सी की पोजीशन हो जाएगी। तो लेफ्ट और राइट में यहां पे कोई दिक्कत नहीं होती जब ये नॉर्थ की सिटिंग रहती है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में देखते हुए सिटिंग रहती है तो। लेकिन दिक्कत कहां आती है, दिक्कत आती है जब आप साउथ की डायरेक्शन में सिटिंग करके बिठाते हैं। 1 2 3 4 5, जैसे 5 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, 5 लोग बैठे हुए हैं और ये बैठे हुए हैं कहाँ, साउथ में फेस करते हुए। ठीक है, ये साउथ में फेस करते हुए बैठे हुए हैं, ये वाले नॉर्थ में फेस करते हुए बैठे हुए थे। तो साउथ में फेस करके बैठे हुए, मतलब अब क्या हो गया, जो इसका लेफ्ट है, ठीक है, इसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला। और इनका जो भी पर्सन यहाँ पे है, ठीक है, इसका लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा। और मेरा लेफ्ट जो है वो इनका राइट वाला जो है वो मेरा लेफ्ट साइड होगा, और इनका जो लेफ्ट है वो मेरा राइट हो जाएगा। मैं जब इसको सॉल्व करते हुए मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे दिक्कत होती है हमें, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते वक्त वो इंटरप्रेट करने में थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं। हाँ, ये समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी जब आप सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, ये पक्की बात है। तो मैं चाहता हूं कम से कम आप 100 सवाल, देखो 10 20 50 से काम नहीं चलेगा, कम से कम 50 से 100 सवाल जो है आपको करने पड़ेंगे लीनियर अरेंजमेंट के, सर्कुलर अरेंजमेंट के। तब जाके जो है आपको एक कॉन्फिडेंस फील आएगा कि हाँ यार, मैं अब कोई भी सवाल आ जाए बड़ी आसानी से मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग यार। मैथ्स रीजनिंग कोई भी आप देख लीजिए, किसी भी चैप्टर के बारे में आप देख लो, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं मिलेगा आपको मैथ्स और रीजनिंग में जिसे आप बिना प्रैक्टिस के समझ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में उसके क्वेश्चंस मेनली। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट का यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ होती है जब आप साउथ डायरेक्शन में फेस करते हुए बिठाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी ईस्ट डायरेक्शन में भी बिठा देते हैं, मतलब स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट डायरेक्शन में फेस करते हुए इस ऐसे रो में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक डिफरेंट टाइप के सवाल हो गए, इसमें अप और डाउन वाली पोजीशन आ जाती है, उसके आगे इतना खड़ा है, उसके इतनी पोजीशन पीछे खड़ा हुआ है कोई पर्सन। तो इस तरह के भी सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो काफी सारे सवाल मैं आप सभी को शेयर कर दूंगा
ताकि आप वहां से प्रैक्टिस कर सकें। जितने मेरे पास आज मिलते जाएंगे मुझे, उतने ज्यादा मैं शेयर करूंगा, और बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी के पास कोई ना कोई जो है सोर्स जरूर होगा। देखिए वो सोर्स भी मैं बोलूंगा कि इतना सफिशिएंट नहीं होगा। मेरे सवाल जो है वो काफी हद तक इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि उनका लेवल काफी हद तक सी सेट जैसा ही रहेगा। तो वो सवाल आपको 110% कम से कम 5 बार करने हैं, चाहे कोई भी चैप्टर के हों। ठीक है, हर एक चैप्टर के कम से कम 5 बार उनको करना ही करना है। बाकी आप कोई भी सोर्स अगर आप रेफर करना चाहते हैं, देन यू कैन गो अहेड एंड रेफर दैट पर्टिकुलर सोर्स। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक, ज्यादा नहीं कि आप 5 या 10 सोर्स अलग 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 उठा के लिए आएं और उनको करने लग जाएं। ठीक है, ये वाली चीज हम नहीं करेंगे। तो चलो यार शुरू कर देते हैं सवाल से ही। ठीक है, तो ये रहा पहला सवाल आप सभी के सामने, पढ़ो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हम जिस तरीके से हमारा जो प्रोसेस रहता है सॉल्व करने का, उसी प्रोसेस के साथ आपको इसे भी सॉल्व करना है। वीडियो को आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ इस सवाल को। ठीक है, फिर आप क्रॉस चेक कर लेना बाद में। 5 persons आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। ठीक है, 5 लोग हैं एक लाइन में खड़े हुए हैं। वन ऑफ द 2 persons एट द एक्सट्रीम एंड्स इज अ प्रोफेसर एंड द अदर अ बिजनेसमैन। ठीक है, तो 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब क्या बोल रहा है, वन ऑफ द 2 persons एट द एक्सट्रीम एंड्स इज अ प्रोफेसर। तो मान लो यहाँ पे प्रोफेसर यहाँ पर अगर है, ठीक है, मान लिया यहाँ पे प्रोफेसर है, और एक बार मान लो यहाँ पे प्रोफेसर है। ठीक है, यहाँ पे एक बार प्रोफेसर है और एक बार वहां पे प्रोफेसर है, लेफ्ट वाले पे और राइट वाले पे। एंड द अदर अ बिजनेसमैन। तो यहाँ पे क्या होगा, बिजनेसमैन होगा। ठीक है, यहाँ पे बिजनेसमैन होगा और यहाँ पे बिजनेसमैन होगा अगर वो वहां पे होगा। ठीक है, बिजनेसमैन ये हो गया। एन एडवोकेट इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ ए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो है, भाई स्टूडेंट जो है उसके राइट में कौन है, एडवोकेट है। ये एक हमने यहाँ पे बना के रख लिया, ऐसे चेन में बना के रख लिया, ताकि हमें जहां भी इसको सेट करना ना, सीधा सीधा हम सेट कर देंगे। हमें फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर क्वेश्चन के जो भी इसमें कंटेंट में डिटेलिंग दे रखी है ना, जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं उनको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हर एक स्टेटमेंट को आप इस तरीके से कोई ना कोई या तो इक्वेशन के फॉर्मेट में या फिर केसेस के फॉर्मेट में तब्दील कर लें। और अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी आती है जो कि तब्दील नहीं की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसको वहीं पर ही छोड़ दें, और लेकिन ध्यान रखें कि यार ये स्टेटमेंट मैंने छोड़ रखी है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी 10 स्टेटमेंट्स तक का भी डेटा आ जाता है, और उस केस में क्या होता है कि एक भी स्टेटमेंट हमसे मिस हो गई ना, तो केस पूरा का पूरा जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है। फिर हम ढूंढते रहते हैं यार कौन सी स्टेटमेंट मिस हो गई, और वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, बहुत ज्यादा समय उसमें लग जाता है। तो इस वजह से हमें हर एक पॉइंट को हाथों हाथ जो है सेट करके रखना है, और हो सके तो टिक कर देना कि यार ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ऐसे ऐसे करते हुए। और फिर यहां पे हम क्लिक करते हैं। मुझे टिक करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं बहुत बार कर चुका हूं, पर फिर भी आप अगर कर रहे हैं तो मैं टिक करता जाता हूं। ठीक है, एन एडवोकेट स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ ए स्टूडेंट। ठीक है, ये लाइन हो चुकी है। एन ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ ए बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन के लेफ्ट में कौन है, ऑथर है। अब एक बात बताओ, अगर बिजनेसमैन यहां पे आया तो इसके लेफ्ट में क्या कोई आ सकता है, भाई ये खुद ही एक्सट्रीम एंड पर है, तो एक्सट्रीम एंड के लेफ्ट में तो कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है जहां पे प्रोफेसर यहां पर है और बिजनेसमैन यहां पर है। तो ऊपर वाला केस बिल्कुल सही है अभी तक। ठीक है, तो बिजनेसमैन के लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में कौन है भाई, बिजनेसमैन के ऑथर। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा, ऑथर हो जाएगा। क्लियर। द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग बिटवीन द प्रोफेसर एंड द एडवोकेट। तो प्रोफेसर और एडवोकेट के बीच में, जब प्रोफेसर ये है और एडवोकेट अगर यहां पे आएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। और ये हो गया हमारा अरेंजमेंट। देखो अब ये क्या बोल रहा है, काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट द एडवोकेट इज एट विच प्लेस। एडवोकेट किस प्लेस पर है अगर हम लेफ्ट से काउंट करते हैं तो, भाई लेफ्ट से काउंट करो या राइट से काउंट करो। जो एडवोकेट है ना वो तो सेंटर में है, विच इज एट थर्ड पोजिशन। ठीक है, थर्ड पोजिशन पर है, तो थर्ड पोजिशन विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात। देखो कतई कहीं भी किसी प्रकार से कोई भी सवाल जो है डिफिकल्ट नहीं है, अनटिल अनलेस आप खुद उसे डिफिकल्ट ना बनाओ, है ना। और दूसरा, आपकी प्रैक्टिस कम है। अगर आपकी प्रैक्टिस कम है ना तो आपको तकलीफ बहुत होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है। हालांकि ये फर्स्ट क्वेश्चन था, थोड़ा प्रैक्टिस के पर्पज से मैंने आपको इजी क्वेश्चंस दिए हैं इनिशियली, ताकि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है ना धीरे धीरे बिल्डअप करें। नहीं तो ऐसे ही एकदम से मैं
भारी भरकम सवाल दे देता और आप फैल जाते वहीं पे ही। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। ठीक है, चलो ध्यान देंगे यहाँ पे। 5 friends A B C D E are standing in a row facing south but not necessarily in the same order। ठीक है, तो 5 लोग हैं भाई, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फ्रेंड्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, साउथ में फेस करते हुए हैं। कहां पे, साउथ में फेस करते हुए खड़े हैं। कौन कौन, ए बी सी डी ई, ये सब के सब। अब ये ए बी सी डी ई ये क्या बोल रहा है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि ए बी सी डी ई इसी तरह से ये लोग अरेंज है, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। तो उस चीज के लिए ये नहीं बोल रहे कि ए बी सी डी ई इसी तरीके से ये लोग अरेंज है ना, उस चीज के लिए मना कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आगे पढ़ते हैं अब हम। ठीक है, अब सवाल शुरू हुआ है। ओनली बी इज बिटवीन ए एंड ई। बी जो है ए और ई के बीच में सिर्फ और सिर्फ बी है। ठीक है, तो ए और ई के बीच में सिर्फ बी है, या तो ये हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ई बी ए। इन दोनों में से कोई एक केस होगा। ठीक है, ये हमने बना लिया फर्स्ट उसका। ठीक है, सी इज इमीडिएट राइट टू ई एंड डी इज इमीडिएट लेफ्ट टू ए। भाई ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ए के इमीडिएट लेफ्ट में। अब ये देखो ध्यान से, अब एक बात ध्यान से देखना, इन सब ने क्या है, साउथ फेसिंग है। तो जहां जहां पे लेफ्ट आ रहा है ना, आप या तो वहां वहां पे राइट पढ़ना है। अब आपको थोड़ा सा या तो पढ़ो या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए देख चलता है ना। देखो अगली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखना, सी इज इमीडिएट राइट टू ई। ई के इमीडिएट राइट में है, तो ई अगर यहां पर है, मान लो ई इधर है, ई अगर साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो ई का इमीडिएट राइट कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, सी है। ठीक है, तो सी और ई जो है इस तरह से बैठे हुए हैं। ठीक है, सी और ई इस तरह से बैठे हुए हैं। तो सी और ई इस तरीके से किस केस में आ सकता है, इसमें या इसमें, भाई इस केस में आएगा, है ना, इसी केस में आएगा, क्योंकि B इज बिटवीन E एंड A। तो अगर ये वाला केस में लूंगा तो इसमें E के राइट में, E का राइट कौन सा है, ये है, वहां पे C नहीं हो सकता है इमीडिएट राइट में, यहां पे हो सकता है, तो C यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, E एंड D इज इमीडिएट लेफ्ट टू A। डी के लेफ्ट कौन, ए का लेफ्ट कौन सा है, ये है, और ए के लेफ्ट में कौन है इमीडिएटली, डी है। तो क्या यही मेरा अरेंजमेंट हो जाएगा सीधा सीधा, बिल्कुल सर, यही मेरा अरेंजमेंट यहां पे हो भी जाएगा। अगर मैं इसको यहां पे डिनोट करूं तो ये सी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और ये डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा डी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा अरेंजमेंट में कंप्लीट कर लिया है। अब आगे क्या दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट है। अब इस अरेंजमेंट को कौन सी स्टेटमेंट सपोर्ट कर रही है वो हमें बताना है। देखो, बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी जो है वो ए के लेफ्ट में है। हाँ यार, ए के लेफ्ट में ही तो है। अबे ए के लेफ्ट में नहीं है, ए के राइट में है, तुम्हारे लेफ्ट में है। इसका मतलब ये नहीं है कि ए के भी लेफ्ट में है, क्योंकि ए बी ई सी और डी सब के सब क्या है, साउथ फेसिंग है। साउथ फेसिंग है, इसका मतलब जो तुम्हारा लेफ्ट होगा ना इनको सॉल्व करते हुए, वो इनका राइट होगा एक्चुअली में। ठीक है, आप इस तरह से हो जाओ। अब जो इसके राइट में ये है और लेफ्ट वाले ये हैं, सारे के सारे अब सब इस तरह से खड़े हुए हैं। तो जो राइट है वो राइट है, वो लेफ्ट है वो लेफ्ट है। अब ऐसे आपको रीड करना है। तो क्या बोल रहे हैं, बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब बी ए के लेफ्ट में राइट में, भाई ए के राइट में है बी, मुझे दिख रहा है, देखो ए के राइट में कौन है, बी है, तो लेफ्ट में तो नहीं है, तो पहले स्टेटमेंट गलत। अब क्या बोल रहे हैं, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब ई यहां पर है, देखो ई यहां पे है। ठीक है, ई के थर्ड लेफ्ट में, तो लेफ्ट कौन सी साइड है, यही है, लेफ्ट वाली साइड, है ना। अब इस डायरेक्शन में कौन है, डी है, तो कौन सी पोजीशन पर है, देखो 1 2 और 3 पोजीशन पर है, थर्ड लेफ्ट में ही है। इसका मतलब बी स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। ठीक है, बी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बी इज टू द राइट ऑफ ई, बी जो है वो ई के राइट में है, देखो ई यहां पर है, खड़ा है। अब ई के बगल में जो है वो कौन है, बी है। अब बी उसके लेफ्ट में है, राइट में है, लेफ्ट में है, राइट में नहीं है, लेफ्ट में है ना। आपको दिख रहा होगा जो ई है, बी जो है वो ई के राइट में है, सॉरी लेफ्ट में है, ना कि राइट में। तो सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत हो जाएगी। अब क्या बोल रही है, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो सी के, सी यहां पर है, हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये सी है ना। सी के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पर नहीं, 1 2 थर्ड पोजीशन पर है ए, है ना। सी के थर्ड लेफ्ट में है कौन है, ए है, लेकिन यहां पे क्या बोला इसने, सेकंड टू द लेफ्ट बोला है, तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसलिए ए
ए स्टेटमेंट भी गलत है, बी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब आपको, मुझे नहीं लगता साउथ और ईस्ट नॉर्थ में कहीं तकलीफ होगी, अगर होगी तो आपको यही करना है कि आपको ऐसे खड़े हो जाना है सामने, ठीक है, पेपर के सामने, ठीक है, और फिर देखो आप यही लेफ्ट में और ये लेफ्ट में, मतलब गर्दन उल्टा करके देखो कि लेफ्ट साइड किसकी कौन सी है और राइट साइड किसके कौन सी है, तब आपको जो है साउथ डायरेक्शन का आइडिया लगेगा। फिर जैसे जैसे आप धीरे धीरे इसको समझेंगे ना, विद टाइम आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी और आपको तकलीफ होनी कम होगी। चलो अगला सवाल देखो। 7 लोग हैं, आर स्टैंडिंग इन अ सिंगल लाइन, ठीक है, फेसिंग अ बूथ, फेसिंग अ बूथ, ठीक है भाई, एक बूथ है उसको फेस करके खड़े हुए हैं ये 7 लोग, ठीक है, एक सिंगल फाइल लाइन में। तो चलो, 2 3 4 फाइल लाइन मतलब इस लाइन में खड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से खड़े हुए हैं, 7 लोग हैं, ठीक है भाई। फेसिंग अ बूथ मतलब ऊपर मान लेते हैं बूथ है, ठीक है। ई समवेयर अहेड ऑफ एफ, ई जो है वो एफ के आगे है कहीं ना कहीं, ठीक है, ई जो है एफ के कहीं ना कहीं आगे है। अब इमीडिएटली आगे है या कितना आगे है ये नहीं बता रखा इसने। देयर इज एग्जैक्टली 1% स्टैंडिंग बिटवीन सी एंड जी, तो सी और जी के बीच में एग्जैक्टली exactly एक इंसान है, ठीक है। अब यहाँ पे जी यहाँ पे भी आ सकता है और सी यहाँ पे भी आ सकता है, ये दोनों केसेस पॉसिबल है। डी इज इमीडिएटली बिहाइंड ए, डी जो है वो ए के इमीडिएटली पीछे है, तो ए अगर इधर है तो डी इसके जस्ट पीछे है, ये एक चेन बन गई है, ठीक है। एफ इज बिहाइंड बोथ बी एंड डी, एफ जो है वो बी और डी दोनों के पीछे है, तो बी और डी, बी और डी दोनों के पीछे कौन है, एफ है, ठीक है, ये इसने बोल रखा है। और क्या बोल रहा है, इफ डी एंड सी आर फोर्थ एंड फिफ्थ इन द लाइन रेस्पेक्टिवली, डी और सी देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और डी और सी जो है वो फोर्थ एंड फिफ्थ इन द लाइन है ना, फोर्थ एंड फिफ्थ इन द लाइन, कौन, डी एंड सी, और रेस्पेक्टिवली भी बोला है इसने, ठीक है। तो डी अगर फोर्थ पर है और सी फिफ्थ पर है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट नंबर मस्ट बी ट्रू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इससे हम डायग्राम पूरा कंप्लीट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हम डायग्राम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आओ देखना ध्यान से, डी और सी यहां पर हो गए, ठीक है, डी और सी यहां पर हो गए, ए जो है वो डी के जस्ट आगे है, डी इज इमीडिएटली बिहाइंड ए, ये दे रखा है इसने, तो डी जो है वो इमीडिएटली बिहाइंड ए है, तो ए आगे आ जाएगा, ठीक है। एफ जो है वो बी और डी के पीछे है, मतलब एफ यहां पे कहीं ना कहीं आएगा, एफ इनमें से कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। एफ जो है वो ई से पीछे है, तो हो सकता है ई यहां पे हो, भाई ई भी तो हो सकता है यहाँ पे कहीं पे, और एफ यहाँ पे इन दोनों में से कहीं हो, तब भी जो है ई एफ से आगे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला है, जी और सी जो है वो उनके बीच में एक जाना है, एक इंसान है, तो जी और सी के बीच में एक इंसान है, अगर सी यहां पर है तो जी यहां पे हो नहीं सकता क्योंकि यहां पे ए आ चुका है, तो सी अगर यहां पर है तो यहां पे कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा, जी यहां पे होगा तो कौन आएगा, एफ यहां पे हो जाएगा, ठीक है, एफ यहां पे हो जाएगा। अब ई यहां पे होगा कहीं पे और बी भी यहां पे कहीं होगा, ठीक है, तो ई या फिर बी, बी या फिर ई। अब ये है, क्या हमें यहां से बी और ई की पोजीशन की क्लैरिटी मिल पाती है कहीं से, देखते हैं एक बार और हमें चेक करना है क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है सारा का सारा, ठीक है। ए इज फर्स्ट नहीं है, बी इज फर्स्ट पता नहीं, एफ इज सिक्स्थ बिल्कुल सही है, एफ इज सेवंथ नहीं, तो इसका मतलब हमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये पता करना है, तो हमारा ई और बी की पोजीशन को पता करने की आवश्यकता है ही नहीं हमें, क्योंकि सी स्टेटमेंट जो दे रखी है ना, एफ इज सिक्स, तो बिल्कुल वो सही है, तो हमें बी और ई की पोजीशन हम वैसे भी नहीं पता कर सकते थे, तो हमें समय खराब करने में कोई मतलब दिलचस्पी भी नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। तो हम इस तरह से हमने क्यों नहीं यहाँ पे इनकी पोजीशन फिक्स करी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में हो सकता है ये सवाल आ रहा हो बार बार, तो क्यों नहीं करी हमने कोशिश, देखो हमने जो इंफॉर्मेशन देखी उससे हमने एक बार में जो बना पाए वो बना दिया हमने, ठीक है। हो सकता था कि इनकी पोजीशन भी फिक्स हो जाए, है ना, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने क्या करा कि यार ये मैं चेक करने की जगह मैंने कहा एक बार ऑप्शंस तो देख लें, क्या पता ऑप्शन से हमारा काम हो जाए, जो हमने बनाया है इसी से ही हमारा काम हो जाए जो ऑप्शन में गिवन है।
और वही हुआ। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है एफ इज सिक्स्थ, तो एफ जो है वो सिक्स पोजीशन पर, और ये एकदम परफेक्ट जगह पे हमने एफ को सेट करा भी है, और ये स्टेटमेंट सही बोल रही है। इसका मतलब हमें बी और ई की पोजीशन चेक करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ा सा स्मार्टली काम करने में मदद करेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह लोग हैं, एक रो में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है भाई, छह लोग हैं, रो में बैठे हुए हैं। एस एंड जेड आर इन द सेंटर। ठीक है, एस एंड जेड, तो एस यहां हो सकता है, जेड यहां हो सकता है, जेड यहां हो सकता है, एस यहां हो सकता है। ठीक है, एंड ए एंड पी आर एट द एंड्स, तो ए यहां, ए और पी जो है एंड्स पर है। ठीक है, ए और पी जो है वो एंड्स पर है। ठीक है भाई, आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। अब अगर देखो ए यहां पे होगा तभी तो उसके लेफ्ट में आर यहां पे बैठ पाएगा, अगर ए यहां पे हुआ तो इसके लेफ्ट में तो कोई बैठ ही नहीं सकता, है ना, कोई नहीं बैठ सकता, इसलिए ए यहां पे होगा। अब देखो काम हो गया हमारा, काम हो गया हमारा, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, आर इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए यहां पर है तो पी यहां पे होगा। ठीक है, बचा कौन, एक्स बचा, एक्स यहां पे होगा। अब एस और जेड की पोजीशन हमें फिक्स करनी है। देखो क्या बोल रही है, आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, देन हु इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ पी। पी के राइट में कौन बैठा हुआ है, देखो सवाल ये बोल रहा है पी के राइट में कौन बैठा है, सर एक्स बैठा हुआ है, एक्स आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, पी के राइट में एक्स बैठा हुआ है, एक्स आंसर आ जाएगा, तो हमें एस और जेड की पोजीशन फिक्स करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसे सवाल आप सभी के सामने आ सकते हैं, बस आपको जरूरी नहीं है कि सबको मतलब सही जगह पे बिठाना ही है ना, ऐसा कुछ भी आवश्यकता नहीं है इस चीज की। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आप जो है अपना कार्य इतना कर दे कि सवाल का जवाब दे दे, बस सवाल का जवाब आप दे पा रहे हो इतना हमें करके छोड़ देना है, बस ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, इन अ मार्च पास 7 पर्सन आर स्टैंडिंग इन अ रो। ठीक है, सात लोग हैं एक रो में खड़े हुए हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात। ठीक है, क्यू इज स्टैंडिंग लेफ्ट टू आर बट राइट टू पी। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है, क्यू इज स्टैंडिंग लेफ्ट टू आर बट राइट टू पी। क्यू जो है वो आर के लेफ्ट में है पर पी के राइट में है, ये बोल रहा है ये। ठीक है, ओ इज स्टैंडिंग राइट टू एन। ओ जो है वो एन के राइट में है, ये भी बोल रखा है इसने। ठीक है भाई, और क्या बोल रहा है, एंड लेफ्ट टू पी। ठीक है, पी के लेफ्ट में है, ये भी दे रखा है इसने। चलो ये सारी चीजें पता चल गई, तो पी अगर यहां पर है तो पी के लेफ्ट में ओ है, ओ यहां पे कहीं होगा और एन यहां पे कहीं होगा। ठीक है, ये हमें यहां से थोड़ा सा आइडिया लगा है, तो पांच लोगों के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया लगा है यहाँ पे। चलो और क्या बोल रहे हैं आगे, सिमिलरली एस इज स्टैंडिंग टू द राइट टू आर एंड लेफ्ट टू टी। राइट टू आर एंड लेफ्ट टू टी कौन है, एस, एस है और यहाँ पे टी के लेफ्ट में ये है। तो ये तो पूरा अरेंजमेंट ही बन गया हमारा, देखो पूरा अरेंजमेंट ही बन गया जो हमें गिवन था उसको करके। तो ये एन यहाँ पे आएगा, ओ यहाँ पे आएगा, पी यहाँ पे आएगा, क्यू आर एस टी, देख लो पी क्यू आर एस टी, और एन और ओ इधर आ गए। ठीक है, देन फाइंड आउट हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल। मिडिल में कौन खड़ा हुआ है भाई, तीन और तीन, और क्यू मिडिल में खड़ा हुआ है, क्यू आंसर भी आ गया हमारा। बोलो हाँ है ना, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही वाहियात सवाल था, इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे तुरंत बिना देरी के। ठीक है, तुरंत हम आगे बढ़ रहे हैं और तुरंत हम आगे के सवालों को भी सॉल्व कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं समझ में सभी को आ रहा होगा, अगर आ रहा है समझ में तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें बेनिफिट मिल सके इस क्लास का। अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छी इंसाइट यहां से मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है तो, है ना, ये कार्य जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो। ठीक है, चलो 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, पांच बच्चे बैठे हुए हैं, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी। तो एस जो है वो पी के नेक्स्ट बैठा हुआ है, अब ये कहां पर है ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, कौन किसके मतलब नेक्स्ट है, ये पी और एस ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन टी जो है वो एस के साथ नहीं बैठा हुआ, टी एस के साथ नहीं बैठा हुआ है। के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। ठीक है,
के सिटिंग नेक्स्ट टू आर, आर जो है एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा हुआ है, ये इसने बोला है। के जो है नेक्स्ट टू आर है, लेकिन आर जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पर है। आर कौन है? एक्सट्रीम लेफ्ट पर है आर, ये रहा। और के इसके बगल में बैठा हुआ है, ठीक है। एंड टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के बगल में टी नहीं है, तो टी यहां पे तो नहीं है, ये पक्की बात है, ठीक है। टी यहां पे नहीं है, तो इसका मतलब पी और एस जो है यहां पे होंगे कहीं, और टी यहां पे होगा। भाई पी और एस आसपास बैठे हुए हैं, लेकिन टी यहां पे होगा। अब टी यहां पे होगा, तो हमें ये पता है टी यहां पे होगा, तो पी और एस, एस जो है वो टी के साथ नहीं है, एस जो है वो टी के साथ नहीं है, तो एस यहां पे होगा और पी यहां पे होगा। ये लो 5 लोगों को बिठा दिया हमने, ठीक है। 5 लोगों को बिठा दिया। अब सवाल क्या बोल रहा है? हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू एस, एस के एडजेसेंट कौन है? के एंड पी, एस के एडजेसेंट कौन कौन है भाई? के है और पी है, ठीक है। तो के और पी ऑप्शन ये रहा, पहला ही ऑप्शन है। बोलो हाँ या ना। तो इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन भी नहीं है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, और हमने एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा, 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो, राशि इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा और आभा, ठीक है। 5 लड़कियां हैं एक रो में बैठी, 1 2 3 4 5, ठीक है। राशि इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा और आभा, तो राशि जो है ना तो सुलेखा के साथ है और ना ही आभा के साथ है, ठीक है। ये इसने बोल रखा है। अनुराधा इज नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा, अनुराधा अनुराधा और सुलेखा जो है वो आज साथ में नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। आभा अनुराधा, आभा ये है, ठीक है। राशि इज एडजेसेंट टू मोनिका, राशि जो है वो मोनिका के साथ है, राशि जो है वो मोनिका के एडजेसेंट है। तो आर एम या फिर एम आर, इसमें से कोई एक अरेंजमेंट होगा, ठीक है। मोनिका इज एट द मिडिल ऑफ द रो, मोनिका ये रही भाई, मोनिका ये रही, तो या तो राशि यहां पे होगी या फिर राशि यहां पे होगी, मोनिका ये रही, ठीक है। इनमें से एक चीज होगी। देन अनुराधा इज एडजेसेंट टू whom, ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब ये देखो क्या बोला है इसने, आर जो है एस, एस कौन है भाई? एस हमने क्या, सुलेखा, ठीक है। आर के एडजेसेंट में एस नहीं है, मतलब सुलेखा तो यहां पे नहीं है, ये पक्की बात है, ठीक है। और सुलेखा अगर यहां पे नहीं है और आर के एडजेसेंट में आभा भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकती, तो आर के एडजेसेंट में कौन होगा? अनुराधा। बोलो हाँ है ना। भाई आर के एडजेसेंट में, राधा के एडजेसेंट में, राशि के एडजेसेंट में, सॉरी, ठीक है। राशि के एडजेसेंट में, राशि के एडजेसेंट में सुलेखा नहीं है, और राशि एडजेसेंट टू मोनिका, राशि इज एडजेसेंट टू मोनिका और आभा। देखो राशि के एडजेसेंट में ना तो सुलेखा है ना आभा है, तो राशि के एडजेसेंट में ना ही सुलेखा है ना ही आभा है, तो कौन होगा? अनुराधा बची, ठीक है, वो होगी यहाँ पे, क्लियर। और सिमिलरली राशि के एडजेसेंट में यहाँ पे कौन आएगा? अनुराधा आएगा इस केस में, ठीक है। ये हो गया। अब क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं कि अ, बचा कौन? आभा एंड सुलेखा, आभा एंड सुलेखा। तो आभा और सुलेखा के बीच में कोई रिलेशन नहीं बता रखा है इन्होंने, ठीक है, ठीक है। आभा और सुलेखा के बीच में कोई रिलेशन नहीं बता रखा। देन अनुराधा इज एडजेसेंट टू हुम, अनुराधा इज एडजेसेंट टू, देखो सवाल तो हमारा हो गया, अनुराधा इज एडजेसेंट टू क्या? राशि। दोनों ही केस में अनुराधा जो है राशि के एडजेसेंट है, तो राशि हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हमें जरूरत भी नहीं है किसको? सुलेखा और आभा को सेट करने की, लेकिन अगर सेट करेंगे तो सुलेखा और आभा इनमें से कोई ना कोई यहाँ पे आएगा, और आभा और सुलेखा, ठीक है। इस तरह से इनमें से कोई ना कोई एक फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे आएगा। सिमिलरली यहां पर भी आप इनको ऐसे सेट कर सकते हो। लेकिन सवाल पूछा गया कि अनुराधा किसके एडजेसेंट है, तो अनुराधा किसके एडजेसेंट है? इसके, राशि के एडजेसेंट है, ठीक है। यहां पर भी अनुराधा जो है वो राशि के ही एडजेसेंट है। क्लियर है बात? ठीक है। चलो भाई अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, इन एन ओलंपिक गेम्स द फ्लैग्स ऑफ 6 नेशंस वर flown on the mast in the following way. The flag of America was to the left of Indian tricolor and to the right of the flag of the France. ठीक है। अमेरिका का फ्रांस फ्लैग, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 है, ठीक है। अमेरिका का जो है फ्लैग, ठीक है, वो
अमेरिका वॉज टू द लेफ्ट ऑफ द इंडियन, तो इंडिया का यहां पर है और फ्रांस का यहां पर है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट ऑफ इंडिया राइट टू द फ्रांस, ठीक है। ये अमेरिका का है, ये बता रखा है इन्होंने। द फ्लैग ऑफ ऑस्ट्रेलिया वॉज ऑन टू द राइट ऑफ द इंडियन फ्लैग। द फ्लैग ऑफ ऑस्ट्रेलिया वॉज ऑन टू द राइट ऑफ द इंडियन फ्लैग, बट ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग जो है यहां पर है कहीं पे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग यहां पर है, बट वॉज टू द लेफ्ट ऑफ द फ्लैग ऑफ जापान, तो जापान का फ्लैग यहां पर है कहीं, ठीक है। लेफ्ट ऑफ जापान के जो है ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है, ये बोल रखा है इसने। विच वॉज टू द लेफ्ट ऑफ द फ्लैग ऑफ चाइना, तो जापान किसके जापान का फ्लैग किसके, चाइना के लेफ्ट में है, ठीक है। तो चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, फ्रांस, हो गया हमारे 6 के 6 नेशन हो गया और काम हो गया हमारा। फ्रांस ये रहा, अमेरिका ये रहा, इंडिया ये रहा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये रहा, जापान ये रहा और चाइना ये रहा, ठीक है। चलो काम हो गया मेरा, ठीक है भाई, सारे के सारे सेट हो गए। विच टू फ्लैग्स, फाइंड द टू फ्लैग्स विच आर एट द सेंटर, सेंटर में कौन है भाई, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ए ऑप्शन सीधा सीधा आंसर है, देख लो, ठीक है। कोई शक कोई डाउट किसी भी तरह का, आराम से देखो, समझो, परखो और जानो, ठीक है। क्लियर है बात, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगले सवाल को, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द नेक्स्ट। 3 क्वेश्चन है भाई बैक टू बैक, जो इस सवाल से हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, आपको बस अरेंजमेंट प्रॉपर बनाना है, ठीक है। ऐसे सवाल आपको देखने को कई बार मिलते हैं। रेडी, चलो आ जाओ। 7 children are standing in a line, G is to the right of D, ठीक है, 7 बच्चे हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, G is to the right of D, D के राइट में कौन है, G है, ये बोल दिया, G is to the right of D and to the left of B, and to the left of B, देख लो, ये हो गया एक तो, ठीक है। A is on the right of C, A जो है वो C के राइट में है, ये बता रखा है, A is on the right of C, A and D have one child between them, A and D, ठीक है। तो A और D के बीच में एक चाइल्ड है, ठीक है, ये इसने बता रखा है। E and B have two children between them, E और B के बीच में 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। तो E और B के बीच में 2 चिल्ड्रन है। अब E और B की पोजीशन आपको समझना है कि ये चेंज हो सकती है, तो ये वाला साइन हमेशा लगा देना, ठीक है। चलो, D एंड F हैव 2 चिल्ड्रन बिटवीन दैम, D और F के बीच में भी 2 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। D और F के बीच में क्या है, 2 चिल्ड्रन हैं। चलो ये कार्य हो गया। अब देखो कैसे क्या करेंगे इसको अरेंज, देखना ध्यान से भाई, C A और A और D, ठीक है। तो C A डैश D, C A डैश D, 4 लोग तो ये हो गए जो कि इस तरह से आ सकते हैं, क्योंकि C के राइट में A है, ठीक है। और D के राइट में कौन है भाई, D और F के बीच में 2 हैं, 2 बच्चे हैं D और F के बीच में, ठीक है। तो अगर D को मैं इधर रखता हूं, देखो C A डैश D, तो 2 बच्चे और यहाँ पे F आ सकता है, ठीक है। तो एक बार मैं करके देख लेता हूं ना, C A डैश D और F यहाँ पे आएगा, तो ये वाला हो जाएगा मेरा, और G D G B, D G यहाँ पे आएगा और B यहाँ पे आएगा, तो ये वाला भी हो जाएगा। E और B के बीच में 2 हैं, तो E यहाँ पे आ जाएगा और B यहाँ पे आएगा, इसके बीच में 2 हो जाएंगे, और A और D के बीच में 1 है, ये भी हो जाएगा। मेरे हिसाब से परफेक्ट अरेंजमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, देखना कैसे किया हमने, C A E, देखो पहले स्टेटमेंट पढ़ो, G इज टू द राइट ऑफ D, G जो है वो D के राइट में है और राइट में आ भी रहा है, और हमने ये बना दिया था। एंड टू द लेफ्ट ऑफ B, ये वाला पार्ट हमने बनाया था फर्स्ट से, ठीक है। A इज टू द राइट ऑफ C, A जो है वो C के राइट में है, और यहाँ पे भी देख लो A जो है वो C के राइट में है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, A एंड D हैव वन चाइल्ड बिटवीन दैम,
ए एंड डी हैव वन चाइल्ड बिटवीन दैम, ये बना दिया था हमने, और यहाँ पर भी एक ही चाइल्ड है इनके बीच में, ठीक है। बिटवीन दैम ई एंड बी हैव टू चिल्ड्रन बिटवीन दैम, ई एंड बी हैव टू चिल्ड्रन बिटवीन दैम, तो ई और बी यहाँ पर भी दो चिल्ड्रन आ रहे हैं हमारे, ठीक है। D and F have two children between them. D and F have two children between them. तो D and F have two children between them आ गया। अब मैंने सॉल्व कैसे किया इसको समझने की कोशिश करना। ये मैंने बहुत ही वेग तरीके से सॉल्व करा है इसको, लेकिन देखेंगे ध्यान से। देखो मैंने क्या देखा, C और A जो है इस तरह से है, और A और D के बीच में जो है एक पर कोई है यहाँ पे, ठीक है। और D और F के बीच में दो हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं C A और D ऐसे बना दूं, C A, भाई C के राइट में A है और एक छोड़ के D है, ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। और D और F के बीच में दो हैं, अगर मैं D और F के बीच में दो रखूं तो यहाँ पे F अगर मैं रखता हूं, यहाँ पे अगर मैं F रखता हूं तो दो हो जाएंगे बीच में। लेकिन इसकी जगह अगर मैं D और F के बीच में, D और F के बीच में दो इस तरह से रखता हूं, तो मेरा ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट भी सेट हो रहा है मेरा। भाई C A D A हो गया और F यहां पे आ जाएगा, ये इस तरीके से, जो कि वहां पे मैं बता रहा था, ठीक है। तो डी और एफ के बीच में भी दो लोग हो जाएंगे। अब आप चाहें तो दूसरा केस लेके चल सकते हैं, सी यहां पे हो जाएगा, ठीक है, एफ यहां पे हो जाएगा, ए यहां पे हो जाएगा, और डी यहां पे हो जाएगा, ठीक है। ये वाला भी केस ले लेते हैं, अब देखना कैसे केस हम लोग जो है नेगेट करेंगे। तो डी और ई एफ वाला हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। ई और बी के बीच में दो लोग हैं, तो ई और बी, सबसे पहले ई और बी हमें देखना पड़ेगा। तो उससे पहले ए और डी के बीच में एक है, ठीक है। अब ये वाला देखो, बी जी डी, डी जी बी, देखो डी के राइट में, डी के राइट में जी आएगा, और जी बी के लेफ्ट में आएगा, तो बी यहां पे आएगा, ठीक है। उस वाले केस में, ऊपर वाले केस में ऐसे होगा, ठीक है। नीचे वाले केस में कैसे करा मैंने, देखो डी हमारा ये था, जी इधर लिखा मैंने, बी इधर लिख दिया एज इट इज, क्योंकि एफ और डी के बीच में दो लोग हैं, तो जी और बी वो दोनों हो जाएंगे अपने आप ही, ठीक है। और बचा कौन, ई एज इट इज यहाँ पे लिख दिया था मैंने। लेकिन इसमें देखो अब यहाँ पे क्या बच रहा है, सी एफ ए बी, ठीक है, बचा क्या यहाँ पे, ई बच रहा है शायद, ई है क्या, ई है, तो ई यहां पे आएगा। अब देखो क्या ये वाला केस फुलफिल हो रहा है, ई और बी के बीच में दो लोग, ई और बी के बीच में दो लोग हमारे हो रहे हैं फुलफिल, ठीक है भाई। और डी और एफ के बीच में दो लोग हो रहे हैं, डी और एफ के बीच में दो लोग हो रहे हैं फुलफिल, ठीक है। ए और डी के बीच में एक हो रहा है, बिल्कुल फुलफिल हो रहा है। तो और सी जो है वो ए के, सी के राइट में कौन है, ए है। तो ये दो केसेस हमारे बन रहे हैं यार, बिल्कुल सही बात है, दो केसेस हमारे बनने हैं, तो ये केस भी हम मुझे कंसिडर कर लेना चाहिए था, और मैंने कर लिया, तो मेरा दो केस यहाँ पे बन गए। हु इज ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड, एक्सट्रीम राइट पे कौन है, बी और एफ दोनों ही है। तो इसमें से क्या एक केस नेगेट होगा, अब नेगेट कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं हम लोग इसको। जी इज टू द राइट ऑफ डी, जी इज टू द राइट ऑफ डी एंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। A is on the right of C, A is on the right of C, A and D have one child between them, A and D have one child between them, ठीक है। A and D have one child between them, E and B have two children between them, E and B, E and B have two children between them, ठीक है। D and F have two children between them, D and F have two children between them, ये भी आ रहा है यहाँ पे, ये भी आ रहा है भाई, सारी चीजें एकदम सही तो आ रही हैं, फिर क्या दिक्कत है, फिर क्या दिक्कत है। दोनों केसेस मेरे यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं और सेट भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। एक बार दोबारा से देखूंगा मैं इसको ध्यान से, आप लोग भी देखो, और अगर आपको दिखे तो बताना भी यार, मतलब अभी तो हालांकि रिकॉर्डेड सेशन है, पर फिर भी डी और एफ के बीच में दो लोग, है ना, डी और एफ के बीच में दो लोग हैं। A is on the right of C, A is on the right of C, ठीक है। A and D have one child between them, A and D have one child between them. G is to the right of D, G is to the right of D, ठीक है, एंड लेफ्ट ऑफ B, G जो है वो D के राइट में है और B के लेफ्ट में है, सही बात है। A is on the right of C, A is on the right of C, A and D have one child between them, E and B have two children between them, E and B,
E and B have two children between them. D and F have two children between them. D and F have two children between them. यार दोनों ही केसेस में हो रहा है. हु इज ऑन द एक्सट्रीम राइट? एक्सट्रीम राइट पे यार बी और एफ दोनों ही आ रहे हैं फिर तो, उस हिसाब से तो बी और एफ दोनों ही आ रहे हैं. फिर तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सवाल में, जो मुझसे कुछ सवाल में मिसिंग तो नहीं रह गया. स्टैंडिंग इन अ लाइन 7 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं. सही है यार, कुछ मिसिंग तो नहीं है. कुछ तो गड़बड़ है दया. हाँ. A and D have one child between them. एक तो पहला तो ये हो गया. ठीक है. और A is to the right of C. A is to the right of C. सही बात है यार. A is to the right of C में मुझे ऐसा लग रहा है A is on the right of C बोल रहा है ये. तो C के राइट में तुरंत इमीडिएट राइट ही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो. मेरे हिसाब से तो ये वाला केस होना चाहिए. इमीडिएट राइट होता है जनरली तो, है ना. राइट ऑफ सी अगर बोल रहा है, immediate right. A and D have one child between them. A and D have one child between them. ठीक है. E and B have two children between them. E and B. E and B have two children between them. E and B have two children between them. D and F have two children between them. D and F have two children between them. D and F. हाँ यार, ये है ना C. A is to the right of C वाले में ये वाला केस ही होगा कंसिडर. ठीक है. पहला वाला केस नहीं होगा भाई, क्योंकि ए जो है वो सी के राइट में तो है, लेकिन इमीडिएट राइट में नहीं है. तो इमीडिएट राइट ही हम लोग क्या है इसमें मानेंगे. ठीक है. इमीडिएट राइट ही कंसिडर करते हैं जब भी ऐसी स्टेटमेंट गिवन होती है. ठीक है. ऑन द राइट बोला है ना, टू द राइट भी नहीं बोला इसने. टू द राइट भी नहीं बोला है, ऑन द राइट बोला है, तो मतलब राइट साइड में है ना. तो तुरंत राइट में ही है भाई. ये जो है यही वाला केस हम लोग कंसिडर करेंगे. तो इस वाले केस में एंड में कौन है भाई? एफ है. एफ आंसर हो जाएगा. ठीक है. थोड़ा सा गंदा हो गया है पर ठीक है, समझ में आ जाएगा आपने अगर शुरू से देखा है इसको तो. शुरू से सॉल्यूशन देखेंगे तो हो जाएगा. हु इज एग्जैक्टली इन द मिडिल? मिडिल में कौन है भाई एग्जैक्टली exactly? मिडिल में देख लो कौन है. कौन है? डी है. डी मिडिल में है. डी ऑप्शन में है. देख लो भाई, डी ऑप्शन में है. ये लो, डी ऑप्शन में है. और यहाँ पे पहले दूसरे वाले केस में कौन आ रहा था? ई आ रहा था. ई भी ऑप्शन में है यहाँ पे. ठीक है. और क्या है? हु इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट? एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन है भाई? एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन था? एक्सट्रीम लेफ्ट पे सी है. एक्सट्रीम लेफ्ट पे तो सी है दोनों ही केसेस में. तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन है? सी. सी ए रहा ऑप्शन में. ठीक है. सी आंसर हो जाएगा. क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया है. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 4 क्वेश्चन. इस सवाल के अगले 4 सवाल जो हैं लिंक्ड है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे. स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है. ध्यान से देखो. 6 friends A B C D E and F are sitting in a row facing towards north. चलो नॉर्थ फेस करके बैठे हुए हैं तो नॉर्थ हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है. ठीक है. 6 दोस्त हैं, नॉर्थ फेस करके बैठे हुए हैं. C सिटिंग बिटवीन A एंड E. C जो है वो A और E के बीच में बैठे हुए हैं. A और E की पोजीशन जो है हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है. D इज नॉट एट द एंड. D जो है वो एंड पे नहीं है, तो D यहाँ पे नहीं आएगा और ना ही D यहाँ पे आएगा कहीं. ठीक है. D is not at the end, और C is between A and D. D is not at the end. B is sitting immediate right to E. Immediate right to E, तो E के राइट में कौन है? B है भाई. E के इमीडिएट राइट कौन है? B है. अब एक बात देखो, अगर E सी ए, अगर मैं ये अरेंजमेंट रखता तो सी के राइट में कौन, ई के राइट में कौन था? सी है. लेकिन है कौन? बी है. इसका मतलब ये वाला एकदम परफेक्ट है. ए सी ई इस तरीके से बैठेंगे और बी यहाँ पे इसके राइट में आएगा ई के. ठीक है. तो ए सी ई बी ये 4 लोग तो ऐसे यहाँ पे सेट हो ही जाएंगे 100%. ठीक है. इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं. एफ इज नॉट एट द राइट एंड. एफ है ना राइट एंड पे नहीं है. एफ जो है वो राइट एंड पे नहीं है. ठीक है. चलो अब ये सेट कर देते ना, ए सी ई और बी. ठीक है.
ए सी ई और बी, डी इज नॉट एट द एंड, डी एंड पे नहीं है, ठीक है, और ना ही एफ है, डी और एफ नहीं है। तो ए देखो, अगर मैं ए सी ई और बी रखता हूं मैं यहाँ पे, तो बचा क्या, डी और एफ ही बचा, और डी और एफ राइट एंड पे नहीं है ना, इसका मतलब ये यहां से नहीं होगा, ये यहां से स्टार्ट होगा, ए सी ई और बी आएगा राइट एंड में, ठीक है, समझ गए। तो ये बीच में ना ही यहां पे आएगा और ना ही ये यहां पे आएगा, कि ए सी ई और बी, उस केस में भी जो है डी और एफ राइट एंड में हो ही नहीं सकते हैं, तो राइट एंड में डी और एफ में से ही कोई ना कोई एक आता है ना, तो ना ही ये वाला पॉसिबल है, ना ही ये वाला अरेंजमेंट पॉसिबल है तो सिर्फ ये पॉसिबल है, ठीक है। 5 और 6 यहाँ पे आ जाएंगे, डी यहाँ पे नहीं आएगा तो डी यहाँ पे आ जाएगा और एफ यहाँ पे आ जाएगा, बस आपका अरेंजमेंट डन हो गया, एफ डी ए सी ई बी, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में कितने लोग बैठे हुए हैं, गिन लो, 1 2 3 4, 4 बैठे हुए हैं, 4 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है, सिंपल। एफ डी ए सी ई लिख लेता हूं यहां पे भी, एफ डी ए सी ई, ठीक है। अच्छा 6 दोस्त है ना यार, तो एक कहाँ गया, एफ डी ए सी ई, बी भी तो है, हाँ बी आएगा ना यहाँ पे, बी, ठीक है, तो ये 6 लोग हो गए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिटिंग टू वन साइड ऑफ डी, डी के वन साइड में कौन सा पेयर बैठा हुआ है डी के, तो डी के पेयर अगर चाहिए मुझे तो राइट हैंड साइड में देखना है, तो ए सी ई बी का कोई पेयर है, ए सी ई बी, एफ के साथ तो कोई भी पेयर नहीं है, एफ तो उसके लेफ्ट में है, तो एफ के साथ तो एक भी पेयर नहीं आएगा, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, एफ के साथ तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, किसी एक साइड पे बैठ ही नहीं सकता कोई, ठीक है, क्योंकि एफ अकेला ही बचा है वहां पे। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी कौन है भाई, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी कौन है, ए है, तो एफ डी ए सी ई बी, देखो यहां पे भी लिख देता हूं, एफ डी ए सी ई बी, ये अरेंजमेंट है। सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ए है, तो ए आंसर हो जाएगा, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ए हो जाएगा, ठीक है, ए विल बी द आंसर, क्लियर है। चलो, एफ डी ए सी ई बी, एफ डी एफ डी ए सी ई बी, हु इज एट द राइट एंड, राइट एंड पे कौन है, बी है भाई, बी आंसर हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अगर आपको कहीं डाउट है ना, ऐसा लग रहा है ना जैसे इस सवाल में आपको लग रहा हो कि यार ए और ई दोनों हो सकता है, क्या ए और ई की पोजीशन एकदम सही है, यार बिल्कुल सही है, ए और ई की पोजीशन हमने बिठाई भी थी, देख लो, दोबारा से आपको चेक करवा देता हूं, क्योंकि कंफ्यूजन क्या है, कभी कभी आ जाता है दिमाग में, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। हमने देखा था क्या सबसे पहले कि ए और ई के बीच में कौन है, सी है, ये पता है हमें, और बी ई के इमीडिएट राइट में कौन है, बी है ना, ई के इमीडिएट राइट में कौन है, बी है, बी सिटिंग इमीडिएट राइट टू ए, ठीक है, और डी इज नॉट सिटिंग एट द एंड, तो ई के इमीडिएट राइट में कौन है, बी है, तो ए सी ई बी, ये तो हमें पूरा का पूरा सेट दिख गया था, ए सी ई बी, तो ए सी ई बी अगर हमें ये सेट पता है, ए सी ई बी, तो इस हिसाब से या तो ए सी ई बी होता या फिर ए सी ई बी होता, लेकिन दोनों केसेस में क्या हो रहा था कि डी और एफ में से कोई ना कोई एक राइट एंड में आता, जो कि पॉसिबल नहीं था, इस वजह से हमने ए सी ई बी हमने ऐसे लिखा, ए सी ई बी, तो बी को हमने राइट हैंड में रख दिया, बी को राइट हैंड में रखते क्या हुआ कि यहाँ पे एफ और डी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डी यहाँ पे नहीं आएगा तो एफ यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ पे आ जाएगा, तो एफ डी ए सी ई बी जो है परफेक्ट अरेंजमेंट हमारा निकल के आ जाता है। कहीं कोई दिक्कत बताइए, और देख लो, सोच लो, समझ लो, ठीक है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, चारों सवाल हो गए हमारे। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब अगले 2 सवाल जो हैं वो इससे लिंक्ड है, ठीक है, इस सवाल से अगले 2 सवाल लिंक्ड है, तो आराम से देखो, इसको ध्यान से समझो और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मतलब इस सवाल को सॉल्व करेंगे, इसको आप एक बार कोशिश करें खुद से भी सॉल्व करने की। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर दिस क्वेश्चन। 6 children B D C M J and K are split into 2 groups of 3 each and are made to stand in 2 rows in such a way that a child in one row is exactly facing a child in other row, ठीक है, तो यहां पे क्या है, 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया, एक रो में 3 बच्चे हैं और अगली रो में 3 बच्चे हैं और ये एक दूसरे को फेस भी कर रहे हैं,
ठीक है, मतलब ये वाले नॉर्थ में देख रहे हैं, ऊपर वाले साउथ में देख रहे हैं। क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया, समझ में आ गया? M is not at the ends of any row and is to the right of J। भाई सिंपल सी बात है, M है ना किसी भी रो के एंड में नहीं है, ना M यहां पर है, ना M यहां पर है, ठीक है, ना M यहां पर है, ना M यहां पर है, ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन क्या बोल रहा है, M is not ends of the row and exactly and is to the right of J, J के राइट में है। तो देखो J के अगर राइट में से आना पड़ेगा ना, तो J अगर ये है तो राइट में M यहां पे आएगा, ठीक है, और अगर J ये है तो राइट में ये होगा इसके, भाई क्योंकि इसका राइट ये होगा ना, भाई जे ये रहा, जे ये खड़ा, ठीक है, उसके राइट में ये हुआ, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो राइट वाली ये वाली साइड हो जाएगी। तो या तो जे और एम यहाँ पे होगा या फिर जे एम यहाँ पे होंगे, ठीक है, इनमें से कोई एक होगा। तो एक तो अंदर वाला अरेंजमेंट है, एक आउटसाइड वाला अरेंजमेंट है। तो आउटसाइड वाला तो हम जे और एम यहाँ पे मान रहे हैं, और अंदर वाले के लिए जे और एम यहाँ पे मान रहे हैं हम लोग, ठीक है। जे और एम का काम हो गया। अब क्या बोल रहा है, जे राइट ऑफ जे हु इज फेसिंग सी। तो जे जो है वो सी को फेस कर रहा है, तो जे के सामने कौन है, सी है, और जे के सामने यहाँ पे कौन आएगा, सी आएगा, ठीक है, जे के सामने यहाँ पे सी आएगी, ठीक है। के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, के जो है वो लेफ्ट ऑफ डी है। तो देखो के इज लेफ्ट ऑफ डी, मतलब के अगर यहाँ पर है तो डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तभी हो सकता है लेफ्ट ऑफ डी। और बाहर वाले केस में के अगर यहाँ पर है तो डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तभी हो सकता है। और फिर कौन वो बचा भाई यहाँ पे, देखो बी डी सी एम जे एंड के, बी डी, बी बच रहा है ना अभी, हाँ, तो बी यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा। तो अंदर वाले केस के लिए देखो मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहे, ब्लैक कलर से सर्कल कर रहा हूँ अंदर वाले केसेस को, ठीक है। ये अंदर वाला अरेंजमेंट है और बाहर वाला अरेंजमेंट ये रहा, ठीक है, बाहर वाला अरेंजमेंट ये रहा। तो बाहर वाला ये है और अंदर वाला ये है, ठीक है। अब देखो हु इज फेसिंग एम, के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, हु इज फेसिंग एम। तो डी जो है वो एम को फेस कर रहा है, क्या डी एम को फेस कर रहा है अंदर वाले केस में, नहीं कर रहा, तो अंदर वाला केस तो हो गया करा गलत हमारा। लेकिन बाहर वाला देखो, बाहर वाले में डी और एम फेस कर रहे हैं कि एक दूसरे को, के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी हु इज फेसिंग एम, तो एम को यहाँ पे भी फेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, देखो ध्यान से। जे सी को फेस कर रहा है, ठीक है, और के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, हाँ, के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी में, हाँ, डी के लेफ्ट, डी के राइट में आ गया ना, तो के यहाँ पे आएगा, सॉरी, के और डी की पोजीशनिंग मैंने गड़बड़ कर दी है ना, के और डी की पोजीशनिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। तो के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी ना, तो के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी यहाँ पे आएगा और के यहाँ पे आएगा, के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। सिमिलरली के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ये आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब एक बार दोबारा से देखते हैं हम लोग, जिस केस को मैंने नेगलेक्ट, जिससे मैंने नेगेट किया था उससे चेक कर लेते हैं कि डी हु इज फेसिंग एम, डी के अपोजिट एम, डी के अपोजिट एम और डी के अपोजिट एम आ रहा है भाई, है ना, के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है, दोनों में आ रहा है। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, दोनों ही केसेस यहाँ पे बन रहे हैं यार, दोनों ही केसेस सेट हो रहे हैं, कोई भी केस गलत साबित नहीं हो पा रहा है ना। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी, है ना, जस्ट इन केस, जस्ट इन केस दोबारा चेक करने में कोई गलती नहीं है, मतलब दिक्कत नहीं है, तो चेक करना भी चाहिए हमेशा ऐसे केसेस में। जब भी ऐसा केस आपको दिखे तो हमेशा चेक कर लेना चाहिए। देखो ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो क्या बोल रहा है ये, three each made stand in row such a way that a child in one row is exactly facing a child in the other row। ठीक है, ये हो गया था काम। M is not at the ends of any row and is to the right of J। M किसी भी रो के एंड पे नहीं है, ठीक है, और J के राइट में है, तो J के राइट में M यहाँ पे आएगा, ठीक है, बीच में ही आएगा। M तो भाई बीच में आएगा रो में, और J के राइट में मतलब J के राइट में आ गया, और यहाँ पे अंदर वाली साइड जो है J के राइट में ही आ गई इस तरफ, ठीक है। तो ये अंदर वाला एक अलग सीन चल रहा है, बाहर वाला अलग सीन चल रहा है, ठीक है। चलो देखो,
इसके बाद क्या बोल रहा है, राइट ऑफ जे हु इज फेसिंग सी, जे जो है वो सी को फेस कर रहा है, तो जे सी को फेस कर रहा है तो सी मैंने यहाँ पे लिख दिया, और अंदर जे सी को फेस कर रहा है तो सी यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो के जो है वो डी के लेफ्ट में है, बिल्कुल सही बात है, ये डी का लेफ्ट होगा अंदर वाले केस में, और के इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो ये वाले केस में डी इधर होगा, और कोई पॉसिबल पोजिशन है नहीं अभी, ठीक है, बहुत बढ़िया। हु इज फेसिंग एम, डी जो है वो एम को फेस कर रहा है, तो डी के अपोजिट एम है, डी के अपोजिट एम है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बचा हुआ क्या, बी, बी बचा हुआ, तो बी हमने लिख दिया यहाँ पे, करेक्ट है ना, देख लो, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से तो, जे, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है भाई, एम है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एम है, देखो नीचे वाले केस में भी, अंदर वाले केस में भी बी के लेफ्ट में एम है, और बाहर वाले केस में भी बी के लेफ्ट में कौन है, एम है, तो एम इसका आंसर हो जाएगा, एम इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। भाई बी के लेफ्ट में ये है ना, बी ये खड़ा, बी के लेफ्ट में ये रहा, ठीक है। भाई ये साउथ में फेस कर रहा है ना, क्योंकि ऊपर वाले तो साउथ में कर रहे हैं, नीचे वाले नॉर्थ में कर रहे हैं, तो साउथ वाले के लिए जो राइट वाला है वो एक्चुअली में लेफ्ट वाला है, ठीक है। जो मुझे राइट में दिख रहा है वो एक्चुअल में लेफ्ट है, तो बी के लेफ्ट में कौन है, एम है, और नॉर्थ में फेस करते हुए, ये अंदर नीचे वाले नॉर्थ में फेस करते हुए केस है, तो बी के लेफ्ट में एम दिख रहा है मुझे, बी के लेफ्ट में कौन है, एम है, ठीक है, तो एम बिल्कुल सही जवाब है, दोनों ही केसेस में एम आ रहा है। अगला क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द चिल्ड्रन इज इन द सेम रो, सेम रो में कौन कौन से हैं भाई, सेम रो में बी डी सी बी एम डी एम जे के, देखो बी डी सी एक रो में है क्या, नहीं है, बी एम जे, देखो सी डी के और जे एम बी, सी डी के और जे एम बी, सी डी के और जे एम बी, ये एक रो में है, तो जे एम बी नहीं, सी डी के नहीं, नन ऑफ दीज भाई, नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है भाई, यही है सी डी के और जे एम बी, सी डी के और जे एम बी दोनों ही केसेस में देख लो आप, सी डी के जे एम बी, सी डी के जे एम बी, ठीक है। तो बाहर वाला केस एक अपने आप में पूरा केस है, जिसमें जे एम बी और सी डी के ही आ रहे हैं एक अलग अलग रोज में, और अंदर वाले केस में भी सी डी के और जे एम बी ही आ रहे हैं, मतलब सी डी के एक रो में होंगे और जे एम बी एक रो में होंगे, ठीक है। तो सी डी के और जे एम बी ऑप्शन में ही नहीं है ना कहीं, सी डी के और जे एम बी ऑप्शन में ही नहीं है इनमें से, इसलिए डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है ना, चलो, तो बहुत है आज के लिए, मुझे लगता है आज के लिए सफिशिएंट है, क्वेश्चंस हमने काफी अच्छे कर लिए, काफी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हमने बेसिकली सॉल्व करे, हर तरीके के सवाल मुझे जो लग रहा था वो सभी सवाल मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, और इन सवालों की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सवाल हमने अभी किए ना, इनको आप दोबारा से खुद से सॉल्व करके देखना, जब आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कहां पे आप लैग कर रहे हैं, कहां पे आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, हर एक चीज को आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे अच्छे से, है ना। तो इस वजह से मैं आपको फिर भी बोलूंगा, कई बार 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 यही बोलूंगा कि यार जितने सवाल हम लोग कर रहे हैं ना, इनको आप दोबारा जरूर प्रैक्टिस करिएगा, कम से कम 3 से 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करिएगा, मिनिमम है ये तो, ये मैक्सिमम लिमिट नहीं बताता हूं मैं, ये आपको मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स बताता हूं मैं, जो कि आपको करना ही करना है, अगर आपको अच्छे से चैप्टर को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, हर एक चीज में आपको ग्रिप अपना बनाना है, तो है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास में हम लोग जो है सर्कुलर अरेंजमेंट करेंगे और इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। 16 जून 2024 हमारा टारगेट है ही है, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे हम अपनी तैयारी को उस रूप से देख रहे हैं, ठीक है भाई। तो चलो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ हैं, मस्त है, तंदुरुस्त हैं, और अपनी तैयारी को एक नए मुकाम पे लेके जा रहे हैं धीरे धीरे, और प्रार्थना यही करता हूं कि आप अच्छे से अपनी तैयारी को उस मुकाम तक लेके जाएं जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे अहेड, Jai Hind to you all. Thank you so much. I'll see you all with the same energy in the next session. Take care.